आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिलेड VTC सेकेंड सेमेस्टर के यह साइंस का लेक्चर हम लोग अपने आज इस वीडियो में साइंस अर्थात विज्ञान के दूसरे भाग केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग अपना केमिस्ट्री शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में आज पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट आपका परमाणु की संरचना है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग इस विषय का नोट्स आसानी से बना लें जो भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। सो आप लोग अपने नोट्स को तैयारी करते रहिए। आइए, परमाणु की संरचना ये हमारा पहला पाठ रहा और शुरू करते हैं। पहला पाठ सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या है, तब उसके पश्चात जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है। पदार्थ की संरचना के विषय में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और दार्शनिक का कल्पना करते आए। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने भी द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कण है, ऐसा उन्होंने भी स्पष्ट किया। ये कण सूक्ष्म कण परस्पर बड़े कण का निर्माण करते हैं, अर्थात द्विअणुक निर्माण करते हैं तथा त्रिअणुक परमाणु यौगिक बनाते हैं। इन कणों के गुणों की दार्शनिक व्याख्या वैशेषिक दर्शन में संकलित है। परमाणु के विषय में बहुत सारे दार्शनिकों ने अपना अपना कल्पना प्रस्तुत किया, जिसमें आपके महर्षि कणादि, डेमोक्राइट्स, लुसिपस, डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परमाणु को परिभाषित किया। डाल्टन ने भी परमाणु के बारे में विस्तार से व्याख्या किया। डाल्टन के अनुसार द्रव्य की संरचना का विधिवत और गहन अध्ययन करने के पश्चात सर्वप्रथम इंग्लैंड के न्यू कॉलेज के अध्यापक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना और परमाणु संबंधित सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन परमाणुवाद कहते हैं। डाल्टन ने इस बात की पुष्टि की कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। इन्होंने अपनी परिकल्पना में सूक्ष्म कणों को रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला अविभाज्य कण भी कहा और उन्होंने परमाणु की संज्ञा भी दी। डाल्टन ने अपने परिकल्पना के आधार पर परमाणु रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर कई नियमों की व्याख्या किया। उन्होंने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से किया, जिसे हम आपको पॉइंट जरिए की बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि पदार्थ या तत्व अनेक
सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, परमाणु तत्व का एक सूक्ष्मतम कण है जिससे विभाजित नहीं किया जा सकता और ये रासायनिक क्रिया के दौरान अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ज्यों का त्यों बना रहता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, एक तत्व के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार व इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या के रूप में निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। इन्हें हम यौगिक परमाणु कहते हैं। इन्होंने बताया, एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान होते हैं। इन्होंने स्पष्ट भी किया कि परमाणु अविनाशी है, अर्थात परमाणु को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं। डाल्टन ने अपने सारी बात को स्पष्ट करते हुए इन्होंने इसे परिभाषित किया कि परमाणु पदार्थ किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है, अविभाज्य कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो इन्होंने स्पष्ट किया अपनी परिभाषा को, लेकिन जब कुछ समय इनकी परिभाषा चलती रही, कुछ समय पश्चात जब बीता तो 19वीं शताब्दी जैसे ही बीता और 20वीं शताब्दी शुरू हुआ तो डाल्टन के द्वारा दिए गए जो इनकी विचार थी परमाणु के संबंध में, विभिन्न वैज्ञानिकों ने इनके दिए हुए नियमों पर अध्ययन किया और जांचा तो उन्होंने पाया कि डाल्टन ने जो अपना नियम प्रस्तुत किया है वो नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में डाल्टन के दिए हुए सिद्धांत को विखंडित किया गया और साथ में परमाणु सिद्धांत के आधुनिक परिभाषा को प्रस्तुत किया गया। इसमें थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का खंडन किया और परमाणु सिद्धांत की परिभाषा को अपने अनुसार परिभाषित करते हुए निम्न प्रकार बताया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु की परिभाषा को बताया कि चूँकि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका विखंडन किया और बताया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण नहीं है, बल्कि हम इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों में इसे विखंडित कर सकते हैं और यह परमाणु जो होता है हमारा इन्हीं प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। इसलिए परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, अर्थात परमाणु को हम 3 प्रकार के मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिक खोज के फलस्वरूप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी कमियों को शोधन किया गया और शोधन करके आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपना नया परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया कि परमाणु विभाज्य है, अर्थात परमाणु को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु के हो सकते हैं, जबकि डाल्टन ने बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु अलग अलग हो सकते हैं।
डाल्टन ने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। इन्होंने बताया था, डाल्टन ने, यौगिक अणु होते हैं, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि यौगिक जो होते हैं ये परमाणु नहीं किंतु अणु होते हैं। जबकि ऐसा डाल्टन ने नहीं बताया कि जो हमारे यौगिक होते हैं वो हमेशा परमाणु होते हैं, अर्थात यौगिक परमाणु होते हैं। ऐसा आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे विखंडित किया और बताया कि यौगिक परमाणु नहीं किंतु ये अणु होते हैं। डाल्टन ने यह भी बताया था कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या में निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका विखंडन किया और बताया कि परमाणुओं के संयोग का अनुपात सरल होना आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सरल होंगी तभी वो आपस में यौगिक बनाएंगे और अन्यथा यौगिक नहीं बनाएंगी, ऐसी कोई बात ज़रूरी नहीं है। डाल्टन के नियम से स्पष्ट हुआ था कि तत्वों का जो लक्षण है वो परमाणु भार होता है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे विखंडित किया और सिद्ध किया कि जो परमाणु का मूल लक्षण होता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार होता है। और इन्होंने बताया कि परमाणु अविनाशी नहीं है, क्योंकि डाल्टन ने स्पष्ट किया था, माना था कि परमाणु एक अविनाशी कण है, लेकिन डाल्टन का आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु अविनाशी नहीं है, क्योंकि हम इसे आवश्यकता पड़ने पर हम इसे 3 प्रकार के मूल कणों में विभाजित कर सकते हैं और यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कणों में विभक्त हो सकती है और इन्हीं कणों से मिलकर के इनका निर्माण होता है। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल कण होते हैं और परमाणु का निर्माण इन्हीं तीनों कणों से होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, इस पर एक ऋण आवेश पाया जाता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के से 1/1837वां भाग होता है। इस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इस पर 1 इकाई धनावेश पाया जाता है। इस पर +1.6 × 10⁻19 कूलाम का धनावेश पाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होते, अर्थात ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते, क्योंकि यह एक न्यूट्रल अर्थात उदासीन कण होता है। इस पे न तो धनो चार्ज होता है और न ही ऋण चार्ज होता है। तो वैज्ञानिकों ने परमाणु की आधुनिक परिभाषा प्रस्तुत किया, स्पष्ट किया कि परमाणु विभाज्य है और अपने आधुनिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए परमाणु की नई परिभाषा दिया, जिसे हम आधुनिक परिभाषा के नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार से है। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये आधुनिक वैज्ञानिकों का विचार था कि जो परमाणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा पर यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को हम लोग परमाणु कहते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों को बताया कि परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, अर्थात अणु जो होता है ये एक या एक से अधिक परमाणुओं का एक संयुक्त रूप होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है।
तो ये आपका अणु और परमाणु की परिभाषा रहा। हमने आपको परमाणु के बारे में बताया। परमाणु का निर्माण 3 प्रकार के मूल कणों से होता है। हमने उसको भी स्पष्ट किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में 2-3 पॉइंट हमने आपको स्पष्ट करा दिया। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, प्रोटॉन कैसा कण है, न्यूट्रॉन कैसा कण है, हमने आपको इसको बता दिया। आप समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं कि परमाणु की संरचना क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो अपना रासायनिक अस्तित्व बनाए रखता है। परमाणु की संरचना में परमाणु एक सूक्ष्मतम कण, हमने बताया। परमाणु का निर्माण 3 प्रकार के मूल कणों से होता है। तो परमाणु में 2 भाग होते हैं। एक परमाणु के केंद्र में होता है जो धनावेशित भाग होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। दूसरा भाग उस नाभिक के चारों तरफ होता है जो त्रिविमी होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है, अर्थात चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वह क्षेत्र आपका इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र होता है। जो नाभिक होता है, नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻³ सेमी लगभग होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेमी होती है। नाभिक का जो निर्माण होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के राजा होते हैं और यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये नाभिक के मूल कण होते हैं। तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर अपना परिक्रमण करता रहता है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इन्हें हम लोग मूल रूप से न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप होते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, ऐसा आप जानते हैं। चूँकि प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होते हुए भी ये जो न्यूक्लियन कण होते हैं आपस में बंधे रहते हैं। इससे पता चलता है कि नाभिक के अंदर कुछ ऐसा है बल जो इन मूल कणों को बांधे रहता है, और इन्हीं मूल कणों को हम लोग नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। ये नाभिकीय बल, नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं, इन कणों को बांधे रहता है। इन्हें हम नाभिकीय बल से जानते हैं। तो जो नाभिक बल होता है, इनके द्वारा लगाए गए बल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिससे ये नाभिक में उनको बांधे रहता है। तो ये तो था परमाणु की संरचना में न्यूक्लियन क्या है, हमने आपको बता दिया कि नाभिक में उपस्थित कण को न्यूक्लियन कहते हैं, अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही सामूहिक रूप से हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। अब चूंकि नाभिक जो हमारा होता है धनावेश क्षेत्र होता है, वहाँ सब पे धनावेशित पाए जाते हैं। तो धनावेशों की जो संख्या होती है, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में जितने धनावेश अर्थात प्रोटॉन की संख्या होती है, उसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, उसके नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या होती है। उसमें नाभिक में जितना धनावेश होगा वही उसका परमाणु क्रमांक व्यक्त कहलाता है। जैसे कार्बन के बाह्य कोश में कार्बन के परमाणु के नाभिक में 6 धन आवेश की संख्या होती है, इसलिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, अर्थात 11 धनावेश होते हैं, इसलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अतः किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है
वो इस बात की जानकारी देता है कि उसके नाभिक में इतने धनावेश की संख्या उपस्थित है। जितनी धनावेश की संख्या उपस्थित होगा वही उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। चूँकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतने ही परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। इसलिए परमाणु क्रमांक जो होता है संख्या, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, योग नहीं होता है। तो नाभिक पर कुल उपस्थित धनावेश की जो संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। भारी तत्वों के परमाणु नाभिक अस्थायी होते हैं और जब ये अस्थायी होते हैं तो अपने आप से स्वतः इनका क्षय होना शुरू हो जाता है, जिससे ये कुछ विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हम लोग उसे रेडियोएक्टिवता कहते हैं। वो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे अपना। इससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि परमाणु नाभिक की संरचना सरल न होकर के अत्यधिक जटिल होती है। आइए जान लेते हैं द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार क्या होता है। आपको बता दें, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार एक ही मतलब होता है। जैसा कि आपने देखा कि नाभिक के जो राजा होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या हो, जितने न्यूट्रॉन की संख्या हो, दोनों की संख्या को जोड़ लेते हैं और जो संख्या प्राप्त होता है वही उसका परमाणु भार कहलाता है। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। आपके सामने लिखा गया है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अर्थात A=P+N होता है। तो यही द्रव्यमान संख्या आपको बताता है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन का योग प्रदर्शित किया गया है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जब इन दोनों संख्यों का योग किया जाता है, अर्थात इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, जब हम इनका योग करते हैं तो हमें 23 प्राप्त होता है। इसलिए सोडियम परमाणु का जो भार होता है वो 23 हो जाता है। एक छोटा सा हेडिंग रहा आपका परमाणुकता। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता को व्यक्त करता है। जैसे आपने ओजोन ले लिया, ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, अर्थात इसकी परमाणुकता 3 है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 हो गया, तो O2 है, अर्थात इसकी परमाणुकता 2 है। जैसे आपका बेंजीन हो गया, तो बेंजीन C6H6 होता है। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, अर्थात इसकी परमाणुकता 12 हो जाएगी। इस तरीके से किसी भी परमाणु की जो परमाणुकता होती है उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणुओं की कुल कितनी संख्या है वही उसकी परमाणुकता को व्यक्त करता है। तो चलिए ये आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आज आपको कुछ नई बात सीखने को लगा होगा। सो आज हमने नाभिक की संरचना बारे में सीखा। इसके अगली वाली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके नोट्स बना करके खाली हो जाएं। और आप सभी से निवेदन भी है, नोट्स बनाने के साथ साथ
कुछ किताब का हिंट लेकर के आप इस सारे टॉपिक को अपना तैयार कर लीजिए, जिससे आपको अपना नोट्स तैयार रहे और साथ में आपका सिलेबस भी पूरा रहे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग अपना तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, ओके।